नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आपका भोजन अगर स्वस्थ ना हो तो उसे खाने के बाद आपको डॉक्टर के पास अक्सर जाना पड़ जाता है। अब जरा सोचिए कि दिल्ली में आप जो हवा रोज लेते हैं, अगर उसमें जहर हो तो आपका क्या हाल होगा, ये सोचकर भी डर लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की जहरीली होती हवा की और राजधानी में तेजी से बढ़ते उस प्रदूषण की जो आपको बीमार करने के लिए काफी है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं, जिसकी सबसे बड़ी गाज डीजल गाड़ियों पर गिरी है। आज हम विशेष में आपको सुप्रीम कोर्ट के हर उस फैसले से अवगत कराएंगे जो इस वक्त दिल्ली का निजाम बन गए हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कि आखिर ये सारी मुसीबत शुरू कैसे हुई और इस मुसीबत में इतने बड़े स्तर पर वृद्धि के कारण क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश। राजधानी दिल्ली की हवा में तेजी से बढ़ते जहर पर लगाम कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और ये सख्ती डीजल गाड़ियों पर शामत की शक्ल में सामने आई है। साथ ही बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। एक और टैक्स में बढ़ोतरी हुई है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी दिल्ली में एंट्री पर ही पाबंदी लगा दी गई है। ये धुएं का गुबार, हवा में तेजी से घुलता ये जहर इस वक्त राजधानी दिल्ली के लिए बड़े संकट से कम नहीं। संकट सांसों पर है, संकट राजधानी में रहने वाली करोड़ों जिंदगियों पर है। संकट दिल्ली के भविष्य पर है। मामला इतना गंभीर है कि देश की सर्वोच्च अदालत को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सवाल सीधे जिंदगी और मौत का है, लिहाजा प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजहों पर कोर्ट ने सख्ती भरे आदेश जारी कर दिए। मसलन राजधानी दिल्ली में 2000 सीसी से ऊपर वाली डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च 2016 तक पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली आने वाली 10 साल पुरानी सभी डीजल गाड़ियों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यानी साफ है कि 2006 से पहले वाली सभी डीजल गाड़ियां अब दिल्ली में दाखिल नहीं हो पाएंगी। इसके साथ साथ दिल्ली आने वाली सभी डीजल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स दोगुना कर दिया गया है। लिहाजा हल्के कमर्शियल वाहनों पर अब 700 की जगह 1400 रुपए टैक्स वसूला जाएगा, जबकि भारी कमर्शियल वाहनों पर 1300 की बजाय 2600 रुपए ग्रीन टैक्स की वसूली की जाएगी। जो ये एनवायरनमेंट टैक्स सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ट्रकों के ऊपर लगाया गया था, उसको भी वो कह रहे हैं कि आप डबल करें ताकि दिल्ली से गुजरना ये और भी एक्सपेंसिव हो जाए उनके लिए, और एक पोल्यूशन टैक्स है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कूड़े को जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने वैज्ञानिक तरीके से कूड़े का निपटान करने का निर्देश दिया है। इसके साथ साथ कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि वो दिल्ली की सड़कें साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनिंग वाहनों का इस्तेमाल करना शुरू करे। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। निर्माण कार्यों पर पर्दे लगाए जाएं जिससे कि धूल फैलने से रुके। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रैफिक पुलिस के जवानों को प्रॉपर मास्क देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस वाले पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। वहीं सभी टैक्सी ऑपरेटर्स को 1 मार्च 2016 तक सीएनजी पर तब्दील होने के आदेश जारी किए हैं। सॉलिड वेस्ट से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए भी स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है कि सभी अथॉरिटीज़ मिलके इसको रोकेंगी, ताकि कोई भी जो कूड़ा करकट लोग जलाते हैं, या और भी आपने सुना होगा पिछले दिनों एटमॉस्फेयर ख़राब हुआ था बर्निंग की वजह से, तो उनको भी बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया। दरअसल कुछ दिन पहले एनजीटी ने सभी तरह की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद दिल्ली के कुछ बड़े कार डीलर्स ने पहले से बन चुकी डीजल गाड़ियों को बेचने की अनुमति मांगी थी। हालांकि मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने
कार डीलर्स की इस मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अमीर लोग लग्जरी गाड़ियों से वातावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस का कहना था कि लोगों की जान पर बनी हुई है और आपको कार बेचने की पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रदूषण के खिलाफ अदालतों और दिल्ली सरकार के कड़े फैसलों को हाथों हाथ लिया जा रहा है। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने इन फैसलों पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल अगर ये फैसला अमल में आता है तो दूसरे प्रदेशों से आने वाले कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में आना काफी मुश्किल हो जाएगा और इसका असर कई चीजों पर भी पड़ सकता है। दिल्ली की आबो हवा में दिनों दिन घुल रहा ये जहर एक दिन की उपज नहीं है और ना ही इसकी जड़ में सिर्फ दिल्ली के ही वाहन हैं। दरअसल दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहन और खासकर कमर्शियल वाहन इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। दिल्ली में दूसरे प्रदेशों से आने वाले 127 रास्ते हैं। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक इन रास्तों से रोजाना 30,373 ट्रक दिल्ली में घुसते हैं। हालांकि पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था CSE के मुताबिक दिल्ली में रोजाना 52,146 ट्रक घुसते हैं। बाहर से आने वाले ये ट्रक दिल्ली में 30% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। NGT के फटकार के बाद इन वाहनों पर कई तरह की सख्तियां लागू होंगी। ट्रांसपोर्टरों की ओर से फैसले का कड़ा विरोध भी हो रहा है। दरअसल फैसले से ट्रांसपोर्टरों को परेशानी के साथ साथ कई व्यावहारिक दिक्कतों की आशंका भी बन पड़ी है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली वासियों को जरूरी सामानों की कमी या महंगाई के तौर पर झेलना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली में करीब हर खाने पीने की चीज बाहर से आती है। मसलन महाराष्ट्र से प्याज, उत्तर प्रदेश से सब्जियां और पंजाब से खाद्यान्न और दूसरे प्रदेशों से फल और दूसरी चीजें। ऐसे में अगर दिल्ली में इन ट्रकों की आमद पर टैक्स बढ़ता है या बैन लगता है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने से आम आदमी पर ही इसका असर पड़ सकता है। दूसरी व्यावहारिक दिक्कत उद्योग धंधों पर असर की हो सकती है। दरअसल दिल्ली और आसपास के इलाके, खासकर गुड़गांव, रोहतक, नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाके उत्तर भारत के अहम औद्योगिक केंद्र बनकर उभरे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदाम और फैक्ट्रियां हैं। इन इलाकों में औद्योगिक सेहत अच्छी रखने के लिए हजारों वाहनों को रोजाना दिल्ली से ही गुजरना पड़ता है। सरकार की सख्ती के बाद इस औद्योगिक सेहत पर भी असर पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टरों ने एक और दिक्कत बताई है। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री का समय फिलहाल रात 9 बजे का है। सरकार उसे 1 जनवरी से 2 घंटे बढ़ाकर रात 11 बजे करने जा रही है। साथ ही सुबह 7 बजे से पहले वाहन को बाहर निकालना होगा। ट्रांसपोर्टरों का तर्क है कि इससे लोडिंग अनलोडिंग के लिए उन्हें कम वक्त मिलेगा। ट्रांसपोर्टरों ने इस फैसले के बाद एक और परेशानी की आशंका का जिक्र किया है। वो है इंस्पेक्टर राज। ट्रांसपोर्टर मानते हैं कि ऐसे नियम आने के बाद पुलिस का बेवजह दखल और भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका हो जाती है। फिलहाल ट्रांसपोर्टरों ने इस पर बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की। ट्रांसपोर्टरों ने सरकार को दिल्ली से बाहर एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने पर भी जोर दिया ताकि बड़े वाहनों को शहर के अंदर न आना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर लगाम कसने की कोशिश पुरानी है। अप्रैल महीने में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने यह फैसला सुनाया था कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी नहीं चलेगी। हालांकि इस फैसले को लागू करने में सफलता हासिल नहीं हो सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इसे लागू करने की बाध्यता बन गई है। सड़कों पर दौड़ती ये बेशुमार गाड़ियां दिल्ली की रोजाना की हकीकत बन गई हैं। इस शहर में हर रोज 1400 गाड़ियों का पंजीकरण होता है। अगर गाड़ियों की तादाद पर नजर दौड़ाएं तो ये स्विट्जरलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर जैसे विकसित मुल्कों की आबादी से ज्यादा हैं। सिर्फ दिल्ली में 84 लाख से ज्यादा गाड़ियां दौड़ती हैं। रोजाना पड़ोस के राज्यों से आने वाली गाड़ियों को इसमें मिला दें तो संख्या 1 करोड़ को पार कर जाती है। मोटे आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में रोजाना करीब 50,000 ट्रक बाहर से आते हैं।
जाहिर है कि इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सिर्फ सड़कों पर फैलकर नहीं रह जाता, बल्कि वो हमारे फेफड़ों में उतर जाता है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने गाड़ियों के चलते दूषित हो रही हवा को रोकने के लिए बीते दिनों कई कड़े फैसले सुनाए। बीते साल 26 नवंबर को एनजीटी ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करने का आदेश दिया था। ये फैसला निजी और व्यावसायिक दोनों गाड़ियों के लिए सुनाया गया था, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंटेशन जो है लॉ का वो बहुत ख़राबी है हमारे दिल्ली शहर में और काफ़ी कहा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से जो ये फैसला आया है उसका पालन करना, लागू करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा होगा। ऐसी बात नहीं है 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि सीएनजी ऑटोज़ में आएगा और हमने देखा कि सीएनजी जैसे ही ऑटोज़ में आया पिछले 2005 तक काफ़ी हद तक प्रदूषण की जो स्थिति थी वो कम हुई। लेकिन 2005 से 2015 के बीच में जो डीजल कार्स बिकी हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल ये फैसला दिया है, उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ गया है दिल्ली में। इसके बाद एनजीटी ने एक बार फिर अप्रैल में एक अहम फैसला सुनाया। एनजीटी ने कहा कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी। केंद्र सरकार ने डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी गाड़ियों से जुड़े फैसले को लागू करने पर उत्साह दिखाया और इस सिलसिले में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की। लेकिन इसके ठीक बाद एनजीटी के फैसले को ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों ने चुनौती दी और आखिरकार एनजीटी का यह फैसला लागू नहीं हो पाया। डीजल गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रहीं। पर्यावरणविदों का मानना है कि डीजल गाड़ियों के चलते वायु प्रदूषण के स्तर में काफ़ी इजाफा हुआ है। बहुत से ट्रक दिल्ली में गुजरते हैं, एज कॉरिडोर इस्तेमाल करते हैं दिल्ली को। जिनका गंतव्य स्थान दिल्ली नहीं है वो भी दिल्ली का प्रयोग करते हैं। उनकी मेंटेनेंस ठीक नहीं है और वो ब्लैक कार्बन छोड़ते हुए जाते हैं। इससे वातावरण दूषित हो रहा है। बीते एक साल में एनजीटी ने जो फैसले सुनाए वो ज़मीन पर नहीं उतर पाए, लेकिन ये रवायत और ज़्यादा पुरानी है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में भूरेलाल समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू करने का आदेश दिया था। भूरेलाल समिति की सिफारिशों में भी कहा गया था कि 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने से बैन कर दिया जाए। इस आदेश के लागू होने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ था, लेकिन इसके बाद पुरानी गाड़ियों को लेकर कोई सख्त फैसला ज़मीन पर लागू नहीं हो पाया। दिल्ली में सोर्स ऑफ पोल्यूशन है 70%, 70% उसका ट्रांसपोर्टेशन है। आप उसे प्राइवेट व्हीकल्स कह दें, कमर्शियल व्हीकल्स के कहें, लेकिन वो मेजर सेक्टर जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और आईआईटी कानपुर ने जो अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दिया है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को, उसमें उन्होंने सीधा बताया कि 20% जो है काफ़ी एक 1/5 आप कह सकते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स है, सिर्फ हमारा व्हीकल्स। तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। हालांकि दिल्ली में पेट्रोल के मुकाबले डीजल गाड़ियों की संख्या बहुत कम है। 84 लाख में से महज 6.5 लाख गाड़ियों में ही डीजल इंजन है, लेकिन शहर में बिकने वाले डीजल का 35% हिस्सा इन्हीं गाड़ियों में खपत होता है। दिल्ली में इस वक्त 5,38,098 निजी डीजल गाड़ियां हैं और 86,546 व्यावसायिक डीजल गाड़ियां हैं। इनमें 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों की संख्या 1.5 लाख से ज़्यादा है। इन्हीं गाड़ियों को बैन करने का एनजीटी ने फैसला सुनाया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं देखी गई। कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के फैसले पर मुहर लगाई और कहा कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां दिल्ली में नहीं चलेंगी। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। वहीं कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती दिखाई थी। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि राजधानी में रहना एक गैस चैम्बर में रहने के बराबर हो गया है। हालांकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए, जिसमें सम विषम गाड़ियों का फॉर्मूला शुमार था। ये फॉर्मूला 1 जनवरी से पूरी दिल्ली में 15 दिनों के ट्रायल रन के तौर पर लागू होने वाला है। दिल्ली की आबो हवा में जहर ने अपनी पैंठ बना ली है। पैंठ भी इतनी कि बीमारियों की शक्ल में अब उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार कुछ दिन पहले एक नए फॉर्मूले के साथ जनता के सामने आई थी। हालांकि इस फॉर्मूले को कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट ने उस चैलेंज को दरकिनार करते हुए दिल्ली सरकार को फॉर्मूला लागू करने की अनुमति दे दी।
दरअसल दिल्ली सरकार 1 जनवरी से 15 दिन के लिए ट्रायल रन शुरू कर रही है, जिसके तहत सम विषम नंबर प्लेट वाली गाड़ियां अब अलग अलग दिन दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी। हालांकि दिल्ली सरकार योजना से 1 हफ्ते पहले सभी नियम जनता के सामने साफ करेगी, लेकिन दिल्ली सरकार की शुरुआती तैयारी कुछ इस तरह है। 1 जनवरी से 15 जनवरी को पहले फेज का ट्रायल रन लागू किया जाएगा। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक सम और विषम गाड़ियों का नियम लागू होगा। दिन के नहीं बल्कि तारीख के हिसाब से गाड़ियां चलेंगी। मसलन 1, 3, 5, 7, 9 को विषम गाड़ियां और 2, 4, 6, 8, 10 तारीख को सम नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को अनुमति मिलेगी। रविवार के दिन सभी गाड़ियों को छूट मिलेगी। प्रदूषण बोर्ड 200 जगहों से सैंपल लेकर प्रदूषण की जांच करेगा। सिविल डिफेंस के लोगों की भर्ती होगी जो ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करेगी। 1000 नए क्लस्टर बस अगले 3 महीने में सड़कों पर उतारी जाएंगी। 1 से 15 तारीख तक पहले चरण में ये इवन ऑड नंबर का जो अभियान है वो पहले चरण में चलेगा। 15 के बाद इसकी पूरे 15 दिन की समीक्षा होगी और उसके अनुरूप फिर आगे की रूपरेखा सरकार तय करेगी। हालांकि अभी कुछ तय नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आम जनता को भी सुझाव देने की अपील की है। केजरीवाल ने ये तक कहा कि अगर ये योजना कामयाब नहीं हुई तो इसे वापस भी ले लिया जाएगा। हालांकि इस फैसले पर जनता की अलग अलग राय सामने आई है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लॉट ऑफ बसेस, मेट्रो इज बीन एक्सटेंडेड। जब तक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट इन प्लेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो जब तक दिस ऑड इवन फॉर्मूला विल नॉट वर्क आउट। सक्सेस तो इसलिए नहीं रहेगा कि वो निश्चित रूप से व्यवहारिक नहीं है, लेकिन अगर सरकार कोई प्रयत्न कर रही है तो उसका निश्चित रूप से प्रयत्न को सराहना चाहिए। अगर वो 15 दिन के लिए एक टेस्टिमोनियल कर रहे हैं तो इसको एक बार देखा जाना चाहिए। हम लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं हैं, एक एक गाड़ी रखते हैं। अब हमारे पास ऑड नंबर की गाड़ी है तो हम इवन हमारे पास नहीं है तो हम कैसे कोर्ट टाइमली पहुंचेंगे। मेरे को लग रहा है कि वैसे तो ये एक थोड़ा सा जल्दबाजी मैं इसको जरूर मानूंगा, लेकिन हाँ ये है कि आने वाले टाइम के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का तो हमें शायद कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। दरअसल सम और विषम नंबर का फॉर्मूला नया नहीं है। ये एक सिद्धांत है जिसके जरिए सीमित संसाधनों को साझा किया जाता है। 2008 में समर ओलंपिक खेलों में बीजिंग में वायु प्रदूषण को घटाने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया गया था। इस दौरान प्रदूषण घटने और वायु की गुणवत्ता अच्छी होने पर बीजिंग में अब इस फॉर्मूले को कुछ अलग तरह से लागू कर दिया गया है। इसमें वीकेंड पर 20% वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। हालांकि प्रदूषण कम करने के लिए दुनिया भर में कई कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे 50 देशों के 700 शहरों में बाइक शेयरिंग कार्यक्रम चल रहे हैं। साइकिल चलाने वालों के लिए तमाम देशों में अलग लेन बनाई गई है। 100 से अधिक शहरों में वीकेंड पर कार चालकों के लिए कई सड़कें प्रतिबंधित हैं। कार ड्राइविंग को बोरिंग बनाने के लिए तमाम जगहों पर स्पीड प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि कुछ सवाल हैं जो अब जनता की जुबान का हिस्सा हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी में क्या नियम लागू होंगे? क्या कंपनियां निजी कार चालकों को ऑफिस समय पर आने के लिए कोई छूट देंगी? प्रतिबंधित दिनों में क्या घर से 5 किलोमीटर तक की दूरी भी तय नहीं की जा सकती? दिल्ली पुलिस नियम तोड़ने वालों पर लगाम कैसे लगाएगी? क्या सार्वजनिक वाहनों पर विशेष छूट दी जाएगी? क्या इस नियम से लोग सम और विषम दोनों नंबर की कार नहीं खरीदने लगेंगे? ऐसे कई सवाल अब दिल्ली सरकार के सामने हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से निवारण के इस ब्लूप्रिंट को कितना कारगर साबित कर पाती है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली में जहरीली होती हवा को बेहतर बनाने के लिए फैसले तो कई आए, लेकिन उन्हें ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा सका। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले सहित कई समितियों ने दर्जनों सिफारिशें दी, लेकिन हालात वही ढाक के तीन पात। फिर भी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कुछ पहल की गई है और आगे के लिए कुछ रोड मैप भी बनाए गए हैं। देखते हैं ये कौन से रोड मैप है। दिल्ली में जहरीली हवा का मुद्दा संसद में भी कई बार उठ चुका है। हाल ही में राज्यसभा में पर्यावरण मंत्रालय ने एक बार फिर माना कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर चुका है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय के मुताबिक 12 प्रदूषकों को चिन्हित करते हुए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 2009 के तहत अधिसूचना जारी की गई।
हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाए गए। कई शहरों में प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी और एलपीजी जैसे ईंधनों को बढ़ावा दिया गया। सरकार ने इसके अलावा भी कई कदम उठाने के दावे किए। वायु प्रदूषण पर चर्चा जोर पकड़ी तो सरकार की तरफ से कई आश्वासन दिए गए। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक देश के 63 बड़े शहरों में भारत चरण 4 और बाकी शहरों में भारत चरण 3 के नियम लागू किए गए, यानी प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए। अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 शहरों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। कुछ खास इलाकों में बायोमास को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। भवन निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल को लेकर नए नियम बनाए गए। एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सभी 4 राज्यों के साथ नियमित बैठक की गई। दिल्ली एनसीआर में पूर्वी और पश्चिमी एक्सप्रेसवे को तेजी से बनाने का फैसला किया गया ताकि बाहर की गाड़ियों को दिल्ली में आने से रोका जा सके। 3,386 में से 1,782 बड़े औद्योगिक शहरों में कारखाने की जांच के लिए ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित किए गए। हालांकि अब तक इन तमाम कवायदों के बावजूद दिल्ली एनसीआर में कोई ठोस बदलाव दर्ज नहीं हो पाया। कई अध्ययनों में पाया गया कि हालात पहले के मुकाबले और खराब हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में वायु प्रदूषण की पूरी चर्चा फिलहाल गाड़ियों के इर्द गिर्द ही सिमटी नजर आ रही है, लेकिन कई और कारण हैं, कई और वजह हैं जिनका इस शहर की हवाओं को दूषित करने में बड़ा हाथ है। बात चाहे कल कारखानों की हो या फिर विनिर्माण क्षेत्र की, गाड़ियों के धुएं के साथ ही दिल्ली की हवा को इसने भी जहरीला बना दिया है। आइए देखते हैं इन पर लगाम कसने की क्या कोशिशें हुई और दिल्ली की आबो हवा को खराब करने में इनकी कितनी बड़ी भूमिका है। दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और उसी तेजी से इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस वक्त रियल एस्टेट का बाजार करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। सर्वे एजेंसी केपीएमजी के मुताबिक 2028 तक ये बढ़कर 42 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा विस्तार दिल्ली एनसीआर में होना है। दिल्ली के आसपास चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतों का बनना लगातार जारी है, लेकिन मुश्किल ये है कि निर्माण के दौरान बड़ी मात्रा में धूल और गर्द उड़ती है, जो कि दिल्ली की हवाओं में घुलकर हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। दिल्ली में भले ही वायु प्रदूषण में गाड़ियों का सबसे बड़ा हाथ हो, लेकिन निर्माण क्षेत्र के अलावा और भी कई कारण हैं जो बेहद अहम हैं। अभी हरियाणा पंजाब में धान की फसल का कटान हुआ है। जो धान के स्ट्रॉ हैं उसको लोग बाग जला देते हैं और उस जलाने का कारण ये है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता है। ये नासा की पिक्चरों से भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार बहुत से कारण हैं दिल्ली में पोल्यूशन को बढ़ाने के। निर्माण क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण का हवा को जहरीला बनाने में बड़ा हाथ है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने इसे देखते हुए कई बार कड़े फैसले सुनाए। बीते अप्रैल एनजीटी ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मास्क पहनाया जाए। सभी बिल्डरों और भवन के मालिक निर्माण क्षेत्र के आसपास तिरपाल लगाएं। भवन निर्माण के बाद मलबे को सड़क या फिर कॉलोनी के भीतर फेंकने की इजाजत किसी को नहीं है। निर्माण में लगी सामग्रियों को पूरी तरह से ढक कर रखा जाए ताकि उससे धूल न उड़े। अगर कोई बिल्डर निर्माण की जगह पर नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों ने इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन पूरी तरह आज भी इस आदेश पर अमल नहीं हो सका। दिल्ली में गाड़ियों के अलावा रियल एस्टेट का वायु प्रदूषण में बड़ा हाथ है, लिहाजा कई पर्यावरणविदों का मानना है कि निर्माण की गतिविधियों पर जब तक लगाम नहीं कसी जाएगी तब तक वायु प्रदूषण पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। विपिन चौहान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली की हवाओं में सांस लेना दूभर होता जा रहा है। दिन ब दिन फिजाओं में जहरीली गैस इस कदर घुलती जा रही है कि लोगों के स्वास्थ्य पर बनाई है। कई रिपोर्ट्स में पाया गया है कि देश की राजधानी में लोगों का सांस लेना तक खतरनाक हो सकता है। चलते चलते देखते हैं दिल्ली में इस वक्त वायु प्रदूषण का स्तर कितना खतरनाक है। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।
दिल्ली की सड़कों पर जाम का ये नजारा बेहद आम है। देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां इन्हीं सड़कों पर दौड़ती हैं। दिल्ली में करीब 84 लाख गाड़ियां हैं, जो कि दूसरे नंबर पर मौजूद चेन्नई से 2 गुनी है। तीसरे नंबर पर हैदराबाद है, जबकि चौथे पर महाराष्ट्र का शहर पुणे मौजूद है। महानगर मुंबई को इस सूची में 5वां स्थान मिला है। कोलकाता में तो दिल्ली के मुकाबले बेहद कम गाड़ियां हैं, लेकिन इन तमाम शहरों की हालत पस्त है। सिर्फ गाड़ियों के लिहाज से देखें तो आंकड़ों को उलटने पलटने से कई तरह के तथ्य सामने आते हैं, लेकिन प्रति किलोमीटर गाड़ियों का घनत्व देखें तो इसमें चेन्नई पहले पायदान पर है, पुणे दूसरे, मुंबई तीसरे, हैदराबाद चौथे, कोलकाता 5वें और दिल्ली 6ठे नंबर पर। लिहाजा खतरे की जद में हर शहर है। हम एक कदम नीचे हैं रेड अलर्ट से, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी होता है, और इस लेवल में एक्चुअली हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाना चाहिए, और ऑड एंड इवन नंबर, रेस्ट्रिक्शन ऑन पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़, डीजल व्हीकल्स में रेस्ट्रिक्शन हो गया, फिर गार्बेज बर्निंग में जीरो टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें हमें एक्टिवेट कर देनी होंगी। बीते 3-4 दशकों में देश भर में गाड़ियों की तादाद में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 1971 से अगर तुलना करें तो संख्या में 30 गुना से भी ज्यादा वृद्धि देखी गई। 1971 में पूरे देश में 19 लाख गाड़ियां थीं। 2012 में ये संख्या बढ़कर 16 करोड़ पहुंच चुकी है। इस दौर में देश के तमाम शहरों में कल कारखानों की तादाद में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। नतीजा ये हुआ कि जो हवा हमें स्वस्थ बनाने के काम आती थी, वो अब हमें खोखला करने में लगी है। 19 मार्च 2015 को राज्यसभा में दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला जब उठा तो पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने माना हालात खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि देश में 66 शहरों में प्रदूषण की निगरानी के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक लागू किया जाएगा। इसके बाद अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 शहरों में इस सूचकांक की शुरुआत भी की, लेकिन इससे अब तक कोई खास फायदा नहीं मिल पाया। सरकार की कोशिश है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अब कड़े कदम उठाए जाएं। अनु दीवान के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी।